गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। जो आज की आपकी पहली क्लास है ये मनोविज्ञान साइकोलॉजी। आमतौर पर जो मनोविज्ञान सब्जेक्ट है इसकी शुरुआत भारत से नहीं होती, लेकिन इसके पिताजी की शुरुआत भारत से होती है। अब आप सोच रहे होंगे जी पिताजी का क्या मतलब है। साइकोलॉजी या मनोविज्ञान जो ये आया है ये दर्शन शास्त्र से आया है। दर्शन शास्त्र अर्थात फिलॉसफी। और भारत के बारे में अगर मैं बात करूं तो भारत के बारे में जो फिलॉसफी है यानी कि जो दर्शन है वो बहुत सारे दर्शन हैं। आमतौर पर 9 दर्शन माने जाते हैं, जिनमें 6 दर्शन आस्तिक माने जाते हैं और 3 दर्शन नास्तिक माने जाते हैं। नास्तिक में हमारे बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन और चारवाक हैं। बाकी जैसे हमारे कपिल मुनि का सांख्य दर्शन है या योग दर्शन है या वैशेषिक है, तो ये हमारे 6 दर्शन बैठते हैं। तो शुरुआत जो आज हमारे टॉपिक की होती है वो कहां से होती है? मनोविज्ञान से। तो आमतौर पर मनोविज्ञान है क्या? ये कहां से आएगा? अब जो शब्द है यहां पर मनोविज्ञान, आमतौर पर जब आप मनोविज्ञान पढ़ते हैं तो मनोविज्ञान को आप सिंपल शब्दों में मानते हैं मन का विज्ञान। तो यहां पर ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। मन का विज्ञान जो यहां पर ये आएगा ये नहीं आएगा। इसका जो लिटरेरी मीनिंग है वो ये नहीं होगा। तो मनोविज्ञान जो है बेसिकली वो साइकोलॉजी शब्द से आया है। अब साइकोलॉजी शब्द कैसे, मतलब इसको आप 2 शब्दों में तोड़ लीजिए, एक तो साइके और एक लोगस। साइके और दूसरा है लोगस। साइके का मतलब क्या है? आत्मा। और लोगस का मतलब क्या है? अध्ययन। तो यहां पर एक तरीके से मतलब यह आया कि आत्मा का अध्ययन। तो जो साइकोलॉजी जो शब्द है जो साइके प्लस लोगस से बना है उसका मीनिंग बैठता है क्या? आत्मा का अध्ययन। अगर क्वेश्चन ये आता है कि मनोविज्ञान का अर्थ क्या है, तो आप इसमें बताएंगे मनोविज्ञान का जो अर्थ है, जो लिटरेरी मीनिंग है, वो आत्मा का विज्ञान है जो साइके प्लस लोगस से बना है। ऐसी गलती नहीं करेंगे आप कि ऑप्शन में देख के मन का विज्ञान पर टिक कर दें, ऐसा नहीं है। तो आंसर क्या आएगा? आत्मा का विज्ञान। तो जो ये आत्मा का विज्ञान आया, अब इस बात पर एक नई बहस छिड़ गई कि भाई आत्मा लाओ पहले, तो विज्ञान तो बाद में आएगा। अब आत्मा कहाँ है? किसी ने कहा यहाँ है, किसी ने कहा यहाँ है। इस पर दुनिया भर की बहस छिड़ी और लास्ट में फाइनल ये हुआ कि भाई इस तरीके से आत्मा नाम की कोई चीज नहीं है। तो ये डेफिनेशन ही कैंसिल कर दी गई। आत्मा का अध्ययन जो है, साइकोलॉजी को जो आत्मा का विज्ञान माना गया, इस परिभाषा को नकार दिया गया। अब जब परिभाषा नकार दी जाती है तो देखो भाई कैसे होता है। अब सबसे पहले ये जो आपको भी बताया कि मनोविज्ञान क्या है, तो सिंपल शब्दों में हमें एक बात याद रखनी है कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। लेकिन जो व्यवहार का विज्ञान है ये क्रम आया। अब ये क्रम कैसे आया? जैसे अभी बात चली थी कि भी आत्मा का विज्ञान, और यहां पर आप एक चीज ध्यान रखें, ये बात चली थी 16वीं शताब्दी में, और इस शताब्दी में बहस हुई कि भाई क्या आत्मा का विज्ञान है। लेकिन ये बात काट दी गई, खत्म कर दी गई, क्योंकि आत्मा का ही सिस्टम नहीं था। अब यहां आत्मा की बात कर कौन रहा था? तो जो साइकोलॉजी शब्द है या साइकोलॉजी का जो जन्मदाता देश है वो आपका ग्रीक है। अब ग्रीक अर्थात यूनान, और ग्रीक में कौन पैदा हो रहा है? अरस्तु। अरस्तु। उसके बाद कौन? अरस्तु का गुरु कौन है? प्लेटो। और एक और हुआ है आपका डेकार्टे। तो ये कह रहे हैं कि जो ये आपका मनोविज्ञान है ये आत्मा का विज्ञान है, और इसको मानने वाले कौन लोग हैं? प्लेटो है, अरस्तु है और डेकार्टे है। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि फादर ऑफ साइकोलॉजी कौन है, तो आप पढ़ते हैं विलियम जेम्स है, आप पढ़ते हैं विलियम वुंट है। लेकिन यहां पर बात चलिए प्राचीन काल की। भाई अरस्तु किसके समय का है? अरस्तु तो सिकंदर का गुरु है। और सिकंदर की जब बात आती है तो हमारे यहाँ चंद्रगुप्त मौर्य की बात आती है, चाणक्य की बात आती है, अर्थात प्राचीन काल, प्राचीन भारत। तो जब ये प्राचीन भारत में ये बात चल रही थी
तो एक तरीके से क्वेश्चन बन जाएगा कि भाई प्राचीन भारत में जो प्राचीन इतिहास में जब साइकोलॉजी की बात आएगी तो अरस्तु को फादर ऑफ साइकोलॉजी कहा जाएगा। लेकिन ये जो साइकोलॉजी का जो डेवलपमेंट है ये तो आधुनिक काल में हो रहा है, जर्मनी में हो रहा है, अमेरिका में हो रहा है, तो यहाँ पर विलियम जेम्स का नाम आएगा। तो यहाँ ये बात भी हमें याद करके चलनी है। लेकिन सवाल ये था कि आत्मा का विज्ञान 16वीं शताब्दी में कंसेप्ट आया, मानने वाले कौन है? प्लेटो है, अरस्तु है और डेकार्टे है। लेकिन जब बात कट गई कि आत्मा तो है ही नहीं, तो फिर आत्मा का विज्ञान कहां से आ गया? तो ये परिभाषा नकार दी गई कौन सी शताब्दी में? 16वीं में। एक बात बच्चों और याद रखना, आत्मा के साथ मन का विज्ञान। अब जब ये मन का विज्ञान आया तो कहा कि भाई ये आत्मा का विज्ञान तो कट गया, तो मन का विज्ञान है। अब इस बात पर बहस हुई। अब जब बहस हो रही है तो बहस के साथ साथ में ढूंढा यह जा रहा है कि भाई आत्मा तो मिली नहीं, तो मन को लाओ। अब भाई मन को कहां से लाएं? अब मन को भी ऐसी ढूंढो जैसे आत्मा को ढूंढ रहे थे। आत्मा तो मिली नहीं, लास्ट में फाइनल क्या हुआ भाई साहब? ये मन भी नहीं मिला। यानी कि मनोविज्ञान को जो मन या मस्तिष्क का विज्ञान की बात आई थी कहने की ये भी नहीं मिला। लेकिन इसको मानने वाले कौन थे? इटली के पोम्पोनोजी। इटली के पोम्पोनोजी। तो आप कैसे याद करेंगे इसको? पहले आत्मा, फिर मन, फिर चेतना और लास्ट में बच्चों आएगा व्यवहार। तो यहां ये क्रम है। और ये क्रम कैसे है? 16वीं शताब्दी, 17वीं शताब्दी और 18वीं शताब्दी में कोई काम साइकोलॉजी पे हुआ नहीं। तो प्यारे बच्चों इसे कहा जाता है क्या? बंजर काल। बंजर का मतलब कोई ऐसा नहीं है कि बंजर जमीन की बात चल रही है। यहाँ बात चल रही है कि एक तरीके से जैसे जमीन उपजाऊ नहीं होती और वह बंजर काल होता, उसमें कुछ पैदा नहीं होता। तो एक तरीके से 18वीं शताब्दी जो आई उसको कहा गया साइकोलॉजी के मामले में कि ये बंजर काल है, कुछ काम नहीं हुआ। 16वीं शताब्दी चली गई, आत्मा में मन चला गया। 17वीं शताब्दी में 18वीं में बंजर आ गया और भाई फिर आ गई चेतना। अब जैसे आपने अभी पढ़ा कि आत्मा का विज्ञान मानने वाले अरस्तु, प्लेटो और देकार्ते थे, ऐसी मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान मानने वाले विलियम वुंट, विलियम जेम्स। और एक बात बच्चों याद रखना है, यहां पर ये जो विलियम वुंट है, इनको आधुनिक भारत में विलियम वुंट और विलियम जेम्स एक साथ काम कर रहे थे। तो कई बार किताबों में लिखा रहता है अभी आधुनिक साइकोलॉजी का जन्मदाता कौन है, तो वहां बच्चों आंसर आता है विलियम जेम्स। तो यहां पर अब जब हमें आत्मा नहीं मिली थी, हमें मन नहीं मिला था, तो बात की भी चेतना ढूंढो। अब फिर चेतना को ढूंढा जा रहा है। भाई जैसे आत्मा की परिभाषा को नकार दिया गया, मन की भाषा को नकार दिया गया, चेतना की भाषा को नकार दिया गया, लास्ट में चेतना भी नकार दी गई। अब क्या आया? व्यवहार। और व्यवहारवादी, व्यवहारवादी कौन है भाई? व्यवहारवादी आपका पावलाव है, आपका थांडाइक है, आपका स्किनर है, आपका हल है, आपका गुथरी है। ये जितने भी व्यवहारवादी लोग थे, इन्होंने कहा मन का जो ये आपका साइकोलॉजी है, जो ये मन का विज्ञान कह रहे हैं, जो हम आत्मा का विज्ञान कह रहे हैं, जो हम चेतना का विज्ञान कह रहे हैं, ये कुछ नहीं है, ये केवल व्यवहार का विज्ञान है। और ये बात कब की चल रही थी बच्चों? ये तो 19वीं शताब्दी की बात थी और ये है आपकी 20वीं शताब्दी की बात। और 20वीं शताब्दी में डिसाइड हो गया कि आमतौर पर मनोविज्ञान क्या कहलाएगा? तो वो बिहेवियर ऑफ साइंस कहलाएगा, यानी कि व्यवहार का विज्ञान कहलाएगा। तो कैसे याद करेंगे आप इस बात को? आत्मा चली गई, मन को त्याग दिया गया, चेतना को छोड़ दिया गया और व्यवहार को अपना लिया गया। तो ये एक तरीके से इसका मनोविज्ञान का क्रम चलता रहा। और अब जो इस पे आपके क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, क्योंकि आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, लेकिन कंसेप्ट के साथ साथ कौन कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने चाहिए, आते हैं मतलब आएंगे या आए हुए हैं। तो भाई एक तो क्रम याद कर लो, 16, 17, 18, 19, 20। 16 में क्या आया? आत्मा आई, चली गई। उसके बाद 17 में क्या आया? मन आया, चला गया। फिर 18 में क्या आया? बंजर हो गया, कुछ नहीं हुआ। और 19 में क्या हुआ? क्या आया भाई? चेतना आई और वो भी चली गई। और 20वीं शताब्दी में फाइनल हो गया कि मनोविज्ञान क्या है? एक तरीके से व्यवहार का विज्ञान। अब ये जो व्यवहारवादी मैंने आपको बताए, ये आप आगे पढ़ेंगे, बहुत मजा आएगा पढ़ने में, इनको इनसे संबंधित क्वेश्चन भी आएंगे। बस याद रखना है, अरस्तु, प्लेटो और डेकार्टे मानने वाले किसके हैं? आत्मा के। और विलियम वुंट और विलियम जेम्स दोनों मित्र हैं किसके? चेतना के। चेतना के दो मित्र हैं, विलियम वुंट और विलियम जेम्स।
और इन्होंने चेतना को माना और मन मस्तिष्क को मानने वाले केवल इटली के पोम्पोनोजी थे। और मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान मानने वाले कौन है भाई? पावलोव, जिन्होंने कुत्ते पर एक्सपेरिमेंट किया था। थॉर्नडाइक, जिन्होंने बिल्ली पर एक्सपेरिमेंट किया था। स्किनर, जिन्होंने कबूतर पर और चूहे पर एक्सपेरिमेंट किया था। हल ने, जिसने पुनर्बलन का सिद्धांत दिया है। ये सब लोग किसके मानने वाले? व्यवहार के। और लास्ट में बात यही फाइनल हो गई कि जो मनोविज्ञान है बच्चों, वो काय का विज्ञान है? व्यवहार का विज्ञान। अब ये कुछ क्वेश्चन है, आप इनको आप देख लीजिए। हालांकि मैंने इनको पढ़ाया भी है, इसमें आपके समझ में भी शायद आए होंगे। मनोविज्ञान के लिए साइकोलॉजी शब्द आया। भाई साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले रुडोल्फ गोल्काय ने किया। रुडोल्फ गोल्काय ने किताब लिखी सबसे पहले साइकोलॉजी, और यहीं से साइकोलॉजी शब्द आया। और ये 1590 में शुरुआत हुई इसकी। इसके बाद नेक्स्ट आता है शिक्षा में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण कौन लाया? देखो बच्चों, अगर पढ़ाई इतनी आसान होती तो सब बच्चे किताब खोलते और पढ़ने बैठ जाते। इवन बड़े बड़े भी नहीं पढ़ सकते, उन्हें भी एक मेंटर की आवश्यकता होती है, उन्हें भी एक माहौल की आवश्यकता होती है। जैसे एक लाइब्रेरी का माहौल होता है, जैसे क्लास का माहौल होता है, आपस में कन्वर्सेशन का माहौल होता है, एक इंटरेक्शन का माहौल होता है। तो यहां पर क्या हुआ? यहां पर शिक्षा में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण को लाया रूसो। रूसो अपने आप में बहुत जबरदस्त एक तरीके से थिंकर है। हालांकि रूसो के बारे में मैं बता दूं कि कोई भी ऐसा गंदा काम नहीं था जो रूसो ने ना किया हो, लेकिन रूसो ने बाद में अपने आप को इस तरीके से मॉडिफाई किया और इस तरीके से लिखा कि लोग आज इसको बहुत फक्र के साथ पढ़ते हैं। और ये अपने आप में शिक्षा के मामले में एक बहुत बड़ा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कौन कर रहा है? ये वही कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले जब मैंने बताया था कि विलियम जेम्स और विलियम वुंट दोनों एक साथ काम करते थे, जर्मनी में काम करते थे, और जहां ये काम करते थे वहीं इन्होंने एक प्रयोगशाला बना ली और ये साइकोलॉजी संबंधित काम कर रहे थे। तो पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला 1879 में जर्मनी में बन गई। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला। देखो भाई, मैंने कहा ना भारत में मनोविज्ञान बहुत बाद में आया, क्योंकि भारत में फिलॉसफी थी, भारत में दर्शन था। तो यहां पर दर्शन ही एक तरीके से पिताजी है किसका? साइकोलॉजी का। और भारत में मनोविज्ञान की प्रयोगशाला 1916 में एन सेन गुप्ता के द्वारा कोलकाता में बनाई गई। तो यह भी क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक, अभी थोड़ी देर पहले डिस्कशन हुआ था भाई, विलियम जेम्स को हमने आधुनिक मनोविज्ञान का जनक माना था। इससे पहले बात कर रहे थे प्राचीन काल में अगर बात आती है तो अरस्तु की आती है। और यहां पर विलियम जेम्स ने किताब लिखी प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, और ये 1890 में लिखी। और मनोविज्ञान में व्यक्तिगत अध्ययन हेतु प्रश्नावली विधि, ये प्रश्नावली विधि का भी, ये सारी विधियां आगे आएंगी, मैं डिस्कस करूंगा, का सर्वप्रथम निर्माण वुडवर्थ ने करवाया। और बच्चों, ये वुडवर्थ वही है जिसने कहा था कि आत्मा को त्याग दिया गया, मन को छोड़ दिया गया और चेतना चली गई और व्यवहार को अपना लिया गया। वो वुडवर्थ की डेफिनेशन थी। उसके बाद में क्वेश्चन आता है बुद्धि लब्धि का। तो बुद्धि लब्धि जो IQ मानी जाती है, इसको, इसका जो फॉर्मूला दिया था बच्चों स्टर्न ने दिया था, और इसको जो मतलब संशोधन किया था, इसमें अमेंडमेंट किया था, वो किया था टर्मन ने। तो ये भी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है। अभी आप पढ़ रहे थे मनोविज्ञान क्या है, मैंने छोटी सी क्लास लिया मनोविज्ञान की, आप इसे 2-3 बार पढ़ लेंगे, बहुत छोटी सी क्लास है, मात्र 5-7 मिनट की क्लास, आपके याद हो जाएगी। लेकिन इसके साथ में दूसरा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, और उस टॉपिक का नाम है बच्चों शिक्षा। ये सबको है, सब पढ़ते हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो रोता है, जब इसे शिक्षा प्राप्त करनी शुरू कर देता है। और आजकल तो बात ये कही जा रही है कि डेवलपमेंट और शिक्षा और अधिगम, कहते हैं ना, अधिगम चेंज टू बिहेवियर होता है। तो शिक्षा क्या होती है और अधिगम ये होता है, तो विकास क्या होता है? तो सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे बच्चों शिक्षा क्या है, व्हाट इज एजुकेशन। आमतौर पर आप पढ़ते हो शिक्षा क्या है, आप पढ़ते हो शिक्षा, हम स्कूल जाते हैं, किताब पढ़ते हैं, वही शिक्षा है, हमें जो बड़े बताते हैं वही शिक्षा है। बच्चों शिक्षा एक ऐसी चीज है जो बाहर से नहीं आती। आप सोच रहे होंगे यार बाहर से क्यों नहीं आती, बाहर से तो मास्टर पढ़ाते हैं, दोस्त भी पढ़ाते हैं, परिवार वाले पढ़ाते हैं, माता पिता पढ़ाते हैं। शिक्षा वास्तव में क्या है? तो भाई शिक्षा जो है 6 धातु से बनी है और उसमें अ प्रत्यय लगा है, जिसका अर्थ होता है सीखने और सिखाने की प्रक्रिया। अब बच्चों सीखने की बात आई, सीखने का मतलब है लर्निंग, सीखने व सिखाने की प्रक्रिया। और सिखाना क्या होता है? एक शिक्षण होता है और एक होता है लर्निंग। लर्निंग कौन करता है? विद्यार्थी। और सिखाता कौन है? वो टीचर सिखाता है। लेकिन यहां इस परिभाषा को आप ऐसे नहीं पढ़ेंगे। आप कैसे पढ़ेंगे? ये जो शब्द एजुकेशन आया है,
इस एजुकेशन शब्द के अलग अलग 3 मीनिंग निकाले गए हैं और इनको बच्चों याद कर लेना। नंबर 1, एजुकेशन। एजुकेशन जो शब्द बना है, पहला हम लेंगे एजुकेटम, एजुकेटम। और जो दूसरा शब्द लेंगे हम एजुसियर, एडुसियर कर लो चाहे। और तीसरा लेंगे हम एजुकेयर। ये जो आप जब पढ़ते हैं ना, तो जब आप एजुकेशन की बात करते हैं तो ये अमेरिका में आती है, अगर आप एजुकेशन की बात करते हैं तो ये इंग्लैंड में आती है। एजुकेशन शब्द बोला जाता है इंग्लैंड में और एजुकेशन बोला जाता है अमेरिका में। और हमारे भारत पर प्रभाव है कहां का? इंग्लैंड का, क्योंकि हमारा लगभग 90 साल तो अंग्रेजों ने हम पे क्लियर रूप से शासन किया है और लगभग 150 साल इनडायरेक्ट वे में भी शासन किया है। तो यहाँ एजुकेशन का मीनिंग, एजुकेटम जो शब्द आया पहला, इसके मीनिंग समझिए। इसका है मतलब शिक्षण, शिक्षण कार्य या प्रशिक्षण। अब देखो, शिक्षण होता है सिखाना और प्रशिक्षण को अंग्रेजी में बोलते हैं बच्चों ट्रेनिंग। और ट्रेनिंग हमें आर्मी वालों को भी देते हैं, हम टीचर को भी ट्रेनिंग देते हैं, कुत्ते को भी ट्रेनिंग देते हैं, जानवर को भी ट्रेनिंग देते हैं। क्योंकि बेसिकली क्या होता है, मनोविज्ञान केवल आदमी के व्यवहार का अध्ययन नहीं करता, वो जानवर के व्यवहार का भी अध्ययन करता है। तो यहां मनोविज्ञान के बाद शिक्षा आ रही है, या ऐसे मान लीजिए शिक्षा को समझाने के लिए हमें मनोविज्ञान की सपोर्ट की आवश्यकता है। छोटे छोटे स्कूल होते हैं, मतलब प्ले स्कूल छोटे से मतलब, और वहां पर हाथी घोड़े के फोटो बने रहते हैं और वहां पर खेल खिलौने होते हैं। वो इसलिए होते हैं जिससे बच्चे का मन खेल खिलौने के लिए करे और वो स्कूल इस बहाने जाए। तो यहां पर एजुकेटम जो शब्द है, इसका मीनिंग आया बच्चों शिक्षण या प्रशिक्षण, यानी कि एक्ट ऑफ टीचिंग और ट्रेनिंग। इसकी एक तरीके से ट्रेनिंग दी जाए, ये कैसे चीज है, कैसे चीज हम सीखी जाती है। दूसरा शब्द यहां आया एजुसियर। इन तीनों शब्दों को बहुत अच्छी तरह रट लेना, इनका बहुत मीनिंग पूछा जाता है बच्चों। पथ प्रदर्शन, और पथ प्रदर्शन करने का मतलब है लीड आउट करना किसी जगह। एक तरीके से आप एक लीडर, OL की ऑफिशियल लाइक क्वालिटी होती है ना, जैसे ऐसी एक लीडर लाइक क्वालिटी भी होती है। आपने देखा होगा, एक आदमी सबको लीड करने लगता है और बाकी सारे लोग नारे लगाने लगते हैं। तो ये जो क्वालिटी है ना एजुसियर, ये इससे बनाया पथ प्रदर्शन करना। पथ प्रदर्शन का मतलब है रास्ता दिखाना, यानी कि ना कि किताबें पढ़ना। कभी आप सोच रहे हो किताबें पढ़ ली आप समझ गए उसको। और लास्ट मीनिंग इसका आता है बच्चों एजुकेयर। ये सबसे बढ़िया मीनिंग है इसकी। यानी कि आजकल हम क्या करते हैं, छोटे बच्चों को पीटते हैं पढ़ाने के लिए, डांटते हैं, लेकिन बच्चा करता वही है जो उसे करना होता है। अगर किसी वजह से हमने उस बच्चे से वो करा दिया जो वो नहीं चाह रहा था और जो हम चाह रहे थे, तो हमने उसकी क्षमताओं को 90% कम कर दिया। यानी कि अगर किसी बंदे को बिजनेस करनी थी, यानी कि ऐसे मान लीजिए जैसे सचिन को क्रिकेट खेलना था लेकिन हमने खिला दिया फुटबॉल, या हमने करा दिया बिजनेस, गई भैंस पानी में। तो बच्चों यहां ध्यान रखने वाली बात है शिक्षित करना। शिक्षित करने का मतलब तोता बनाना नहीं है, रटाना नहीं है, बाहर निकालना। अब आप सोच रहे हो कि घर से बाहर निकालना नहीं है, जो बच्चे के अंदर क्वालिटी है उसको बाहर निकालना। हमें बच्चे को जो डेवलप करना है ना, अपने हिसाब से डेवलप नहीं करना, बच्चे के हिसाब से डेवलप करना है। अब आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी, जो आप सब बैठे हो यहाँ सुन रहे हो मेरी बात, कि भाई अगर बच्चे को बच्चे के हिसाब से करें तो मेरा तो पबजी खेलने का मन करता। अब ये शंकर ऐसी सोच रहा है, मेरा पबजी खेलने का मन करता तो मैं तो पबजी खेलूंगा, मैं तो अपना कैरियर जो है इसमें AI में बनाऊंगा। बेटा वो सिखाना नहीं होता, वो तो शुरू में सबके मन करता है मूवी देखना, लफ्फाजी करना, घूमना, यानी कि धीरे धीरे राइट ट्रैक पे लाना। जैसे आप खाना खाते हो ना, आपके कैसे कहते हैं वो, कितने प्रकार के भोजन होता है, वो व्यंजन होते हैं। जब तक 56 प्रकार के भोग जब तक आप चेक नहीं करते ना, आपको टेस्ट का नहीं पता लगता। पता लगा आपने बैंगन खा लिया, अब बैंगन तो बहुत बढ़िया, अब बैंगन तो बहुत बढ़िया। अब आपको गोभी मिल गई, यार ये तो गोभी भी बढ़िया। अब आपको साग मिल गया, यार ये भी बढ़िया। या फिर पनीर मिल गया। लास्ट में आप फाइनल करें यार कौन कौन सी चीज ज्यादा बढ़िया है, तभी तो पता लगेगा जब टेस्ट कर लोगे। लेकिन आपको पिताजी ने पढ़ा दिया, टीचर ने पढ़ा दिया, भाई ये कर ले, ऐसा नहीं होता। जीवन एक प्रयोगशाला है और एक स्थिति। बच्चा थोड़ा जैसे कहता है ना, छोटा बच्चा होता है, कभी क्रिकेट खेलता है, कभी फुटबॉल खेलता है, कभी बेसबॉल खेलता है, कभी एथलीट बनता है, कभी कुछ बनता है, लेकिन फाइनल में आके वो कुछ ना कुछ एक पर टिक जाता है। ठीक उसी प्रकार बच्चों को विकसित करना है, मेंटर के हिसाब से नहीं। मेंटर का काम तो केवल गाइड करना है, बताना है, बच्चों के हिसाब से गाइड करना। और याद रखना, जब बच्चा अपने हिसाब से चलेगा ना, अपने हिसाब से मतलब जो उसकी क्वालिटी तो उसके हिसाब से डेवलप होगा,
वो बहुत बड़ा बनेगा। और वहीं पर विराट कोहली जैसे बनते हैं। नहीं तो हर आदमी क्रिकेट खेल रहा है, गली मोहल्ले में खेल रहा है, भाई साहब कुत्ता भी नहीं पूछता। तो ये केवल ध्यान रखने की बात है कि हमारे अंदर क्वालिटी क्या है। अब ये क्वालिटी कौन बताएगा? जैसे आपका आपका चेहरा है ना, आप डेली देखते हो, लेकिन आपको आईने की आवश्यकता पड़ती है। आईना ना हो तो आपको अपनी शक्ल याद नहीं रहने की। आप याद रखना, आपको अपने दोस्तों की शक्ल याद रहती है, माता पिताजी की शक्ल याद रहती है, अपनी कम याद रहती है। अपनी तो आप जब भी अपना चेहरा देखते हो तब दिखाई देता, और दूसरे जो होते हैं वो तो आपको हमेशा दिखाई देते हैं। इसीलिए यहां पर याद रखना है, एजुकेटम शिक्षण प्रशिक्षण, एजुसियर पथ प्रदर्शन, और एजुकेयर का मतलब है बाहर निकालना, यानी कि इनर क्वालिटी को बाहर निकालना और उसी को डेवलप करना। अब ये आता है भाई शिक्षा कैसी है? शिक्षा द्विध्रुवी है। हाँ भाई, ये बताया जाता था, एक तरफ तो टीचर हो गया और एक तरफ क्या हो गया, स्टूडेंट हो गया। और भाई यही बात चलती रही, टीचर सिखाए और स्टूडेंट सीखे। भाई ऐसे कैसे हो जाएगा? लेकिन कौन कह रहा था? ये एडम्स कह रहा था। एडम्स कह रहा था एक तरफ सिखाने वाला और एक तरफ सीखने वाला। भाई साहब ये सवाल बहुत दिन तक चला। शिक्षा टू पोलर है, बाइपोलर है, एक तरफ सिखाने वाला और एक तरफ सीखने वाला। एडम्स यानी कि जॉन डीवी आया, इसे कहते हैं प्रोग्रेसिव एजुकेशन का बाप, जॉन डीवी, अमेरिका का। इसने भाई साहब एजुकेशन में आके एजुकेशन के हालात बदल दिए। इसने लोगों को बिल्कुल अलग तरीके से सोचने के लिए मजबूर कर दिया और कहता शिक्षा भाई टू पोलर नहीं है, शिक्षा तो त्रिपोलर है, त्रिमुखी है, त्रिध्रुवी है। क्यों भाई? बालक सीख रहा है किससे? शिक्षक से। शिक्षक के साथ कितना रह रहा है? 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे। वो अपने परिवार में भी रह रहा है, अपने मोहल्ले में भी जा रहा है। यानी कि 3 कंसेप्ट आ गए, सोसाइटी, चाइल्ड एंड टीचर। अब कहते हैं या तो स्कूल ऐसा हो जैसा समाज है, या समाज ऐसा हो जैसा स्कूल है। अब ऐसा नहीं होगा जैसे इंग्लैंड के स्कूल है और हमारे मोहल्ले का स्कूल ऐसा हो जाएगा। हमारे मोहल्ले का स्कूल भी ऐसा ही होगा जैसे हमारा मोहल्ला है। तो इसीलिए यहां पर 3 कंसेप्ट आए। जॉन डीवी ने कहा कि शिक्षा में 3 कंटेंट बता रहा है। कौन कौन सा? एक सोसाइटी को महत्वपूर्ण बता रहा है, तो ये याद रखना है आपको कैसे। शिक्षा द्विध्रुवी प्रक्रिया एडम्स के अकॉर्डिंग, और शिक्षा त्रिध्रुवी प्रक्रिया है जिसमें सोसाइटी भी आ गई, ये जॉन डीवी के अनुसार है। जॉन डीवी अमेरिका के रहने वाले थे, बड़ा गजब लिखा है इन्होंने इसके ऊपर। अब बताओ शिक्षा का मीनिंग क्या है? भाई हमें तो शिक्षा बताया गया, लेकिन यहां पर क्या आ गया? एजुकेशन। अब कहते हैं ना, जैसे मेरा नाम दीपक है तो दीपक का मतलब क्या? उजाला। अब आपने किसी का नाम निशा रख दिया, निशा का मतलब रात्रि। तो कहते हैं ना, नाम से भी क्लियर होना चाहिए मतलब काम, और काम से भी नाम क्लियर होना चाहिए। तो मीनिंग निकाला भाई एजुकेशन का, EDUCATION का मीनिंग एटिक्वेट, यानी कि शिष्टाचार। अब शिष्टाचार का ये मतलब तो है नहीं कोई आपको परेशान कर रहा है, आप उसकी शिष्टाचार ही दिखाओ जा रहे हैं। शिष्टाचार का मीनिंग आ गया है एटिक्वेट, यानी कि आपको तौर तरीके से रहना, और तौर तरीके भी ये सीखे जाएंगे। नेक्स्ट आपका डिफॉल्ट डिसिप्लिन आ गया, अनुशासन। बिना अनुशासन के मतलब आप ऐसा समझिए एक घोड़े पे लगाम लगी हुई है, आप उस पे बैठे हैं, आप 100% मंजिल पे पहुंचेंगे। एक घोड़ा दौड़ भी रहा है लेकिन लगाम नहीं है, भाई साहब कहां जा रहा, कैसे जा रहा, कुछ नहीं पता, क्योंकि काय की कमी है, डिसिप्लिन नहीं है। इसीलिए एक मेंटर की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट आता है यूनिवर्सल ब्रदरहुड, विश्व बंधुत्व, यानी कि कंसेप्ट कोई मोहल्ले का नहीं, गांव का नहीं, पूरे विश्व का कंसेप्ट। जैसे बढ़ता जा रहा है ना आजकल भाई साहब, ग्लोबलाइजेशन है तो पूरे वर्ल्ड में फैल रहा है। तो शिक्षा का मतलब विश्व बंधुत्व। आप पता लगा वहां फिलिस्तीन में मुसलमान लड़ रहे हैं, ईसाई लड़ रहे हैं, या पारसी लड़ रहे हैं, और ये अब इसमें रूस में यूक्रेन और वो लड़ रहे हैं, दुनिया मरी जा रही है भाई साहब, एक दूसरे को मारते जा रहे हैं, क्या शिक्षा सीखेंगे? तो ऐसी स्थिति में विश्व बंधुत्व। नेक्स्ट क्रिएटिविटी। भाई देखो ढर्रे पे नहीं चलना है। ढर्रे का मीनिंग कैसे? हमारे भारत में क्या होता है, अरष्टी होती है, जब कोई बड़ा मर जाता है तो भोजन खिलाया जाता है, और उस भोजन में पैसा ना भी हो तो भी हम पैसा लगाते हैं। लेकिन अगर पिताजी बीमार हो रहे हैं या उन्हें सेवा भाव की जरूरत है, उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। सोसाइटी को दिखाने के लिए क्या कर रहे हैं, हम भोजन दे रहे हैं, अर्थात हमारे अंदर क्या है, हम ढर्रे पे चल रहे हैं, कोई क्रिएटिविटी नहीं है, कोई नई चीज के बारे में नहीं है। आज से 100 साल पहले जिस तरीके से काम हो रहे थे आज भी वही हो रहे हैं, लेकिन दिन रात डेवलपमेंट हो रहा है, नई नई चीज क्रिएट हो रही है, नई नई चीजों तरीकों से सोचा जा रहा है। नेक्स्ट अवेयरनेस। देखो भाई आप कितने पढ़े लिखे हो, अगर आप अवेयर नहीं हो ना, चाहे बचपन में नहीं हो, चाहे बुढ़ापे में नहीं हो, आप कुछ भी नहीं हो। ट्रांसफॉर्मेशन, रूपांतरण, अगर ये ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा ना तो कुछ नहीं होगा जिंदगी। कहते हैं ना
बताते हैं वो अंग्रेज आए भाई साहब यहाँ, अंग्रेजों ने पूरे देश पे कब्जा कर लिया, आसपास के देशों पे भी कब्जा कर लिया, और कहने लगे अंग्रेज बहुत महान होते हैं, बहुत ताकतवर होते हैं, बहुत बुद्धिमान होते हैं। भाई जब से देश आजाद हुआ 75 साल में वही अंग्रेज विश्व की 5 बड़ी इकोनॉमी से भी बाहर हो गया। अगर बात महानता से काम चलता, बात विदाउट ट्रांसफॉर्मेशन से चलता, तो अंग्रेज हमेशा ही महान रहते। आज इंग्लैंड की स्थिति कैसी हो गई, इसलिए ट्रांसफॉर्मेशन बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्या है, इंटीग्रिटी, एकात्मकता। किसी भी काम को आप शुरू करें ना, पूरी इंटीग्रिटी के साथ एकात्मकता लाएं। ऐसा नहीं है जैसे मान लिया यहां कुछ हो रहा है, वहां कुछ हो रहा है, यहां कुछ हो रहा है, तो मतलब एजुकेशन का मीनिंग इंटीग्रिटी भी है। नेक्स्ट क्या, ऑप्टिमिस्ट। अधिकतर लोग परेशान रहते हैं यार पता नहीं कल क्या होगा। आज वही कल है ना बच्चों जिसके बारे में आप कल परेशान थे, और कल को वही कल होगा। और ना तो ये जो आज कल आया ना तो कभी था ना ही कभी आएगा, लेकिन हम परेशान हुए फिर रहे हैं। इसलिए क्या, बी ऑप्टिमिस्ट, आशावादी रहना है। इससे भाई आप में खून हो ना हो पर आप में जुनून होना चाहिए, यानी कि आप ऑप्टिमिस्ट होने चाहिए। नेक्स्ट क्या, नोबिलिटी, सज्जनता। सज्जनता का मीनिंग ये नहीं आप बहुत सीधे साधे बावले रहे। सज्जनता का मीनिंग क्या, आप सज्जन रहें, ताकतवर रहें। यहाँ सज्जनता का मीनिंग जैसे भगवान राम से आ रहा है, सज्जन वो वाला सज्जन। ऐसा नहीं है कि आप बहुत सीधे सीधे, बहुत सीधे बहुत आधे पागल होते हैं ना, जैसे उन्हें भी बहुत सज्जन बता दिया जाता, नहीं। तो ये एजुकेशन का बच्चों मीनिंग था, ये दिव्य अर्थ है, यूनिक मीनिंग ऑफ एजुकेशन, बहुत ही बढ़िया काम आएगा आपके। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा शिक्षा मनोविज्ञान। इसको हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। ये भी बहुत बढ़िया टॉपिक है। पहला टॉपिक मनोविज्ञान, दूसरा टॉपिक शिक्षा, तीसरा टॉपिक शिक्षा मनोविज्ञान। तो प्यारे बच्चों देख लो, तो ध्यान रखो और इस क्लास को अच्छी तरह से पढ़िए और कंटिन्यू आपको क्लास मिलती रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।